ब्यूटीफुल सोल्स, मेरा नाम डॉक्टर नयना अरविंद छोलवेकर है और आज का विषय है सूखी डाली। यह एक एकांकी है। एकांकीकार का नाम है उपेंद्र नाथ अश्क जी। आज है तीसरा दृश्य। एक बार फिर आपको याद दिलाने के लिए पात्र परिचय। दादाजी है, दादाजी का नाम है मूलराज। दादाजी के 3 बेटे हैं। पहले बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, दूसरे बेटे का मंझले बेटे का नाम है कर्मचंद और तीसरे बेटे का नाम नहीं दिया है। इनके दादाजी के बहुओं को बड़ी भाभी, मंझली भाभी, छोटी भाभी कहा गया है। तो दादाजी के तीसरे बेटे को परेश तथा इंदु नामक 2 बच्चे हैं। परेश तहसीलदार है, उसकी शादी जो है बेला से होती है, जो विभक्त परिवार से इस संयुक्त परिवार में आती है। तो इनके अलावा बड़ी भाभी है, मंझली भाभी है। तो सुरेश पुरुष पात्र के रूप में, पारो स्त्री पात्र के रूप में है और घर में एक नौकरानी है जिसका नाम है रजवा। रजवा जो है नौकरानी है। और भाशी, मल्लू तथा जगदीश ये जो है पड़पोते हैं, दादाजी के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप देख सकते हो 4 जनरेशन यानी कि 4 पीढ़ी है, 1, 2, तीसरी और ये 4थी पीढ़ी इस घर में है। तो इन्हें छोड़कर बंसीलाल तथा मालवी नामक 2 पात्र का जिक्र हुआ है। ये मैं आज आपको बताऊंगी। तीसरा दृश्य से पहले हम अर्थ, शब्द के अर्थ इस प्रकार से है। दयानतदार, ईमानदार, सरसाना, शोभित होना, खम टोकना, ललकारना, उकाब, बड़ी जाति का गिद्ध, कांटों में घसीटना, परेशानी में घसीटना, पल में तोला, पल में माशा, रूप बदलना। ये है अर्थ। पेज नंबर 149, तीसरा दृश्य। तो तीसरे दृश्य में क्या है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है ऑलरेडी कि तीसरे दृश्य में क्या क्या। तीसरे दृश्य के आरंभ में छोटी भाभी, तो छोटी भाभी कौन है? बेला की सास है, परेश की माँ है। वह बेला के पास आती है और जो फर्नीचर्स की समस्या जो है उनके घर में हुई थी, जो बेला को पसंद नहीं आया था फर्नीचर, इस कारण से उसने उसे कमरे से बाहर रख दिया था। और यह बात पर दोनों को, परेश तथा बेला को जब वाद विवाद होता है, यह बात मंझली बहू ने सुन लिया था और घर के सारे लोगों को जो बताया था ना, वह समस्या का समाधान देने के लिए छोटी भाभी जो है बेला के पास आई है। ये है तीसरे दृश्य का प्रथम भाग। पेज नंबर 149। बेला को घर के लोगों का व्यवहार जो है अजीब लग रहा है। वहाँ उसे ऐसा लग रहा है कि ये लोग इतने कैसे बदल सकते हैं। तो बेला इस प्रकार से अपने आप में बात कर रही है, मैं किन लोगों में आ गई हूँ? ये कैसे लोग हैं, कुछ भी समझ नहीं पाती। आज कुछ है, कल कुछ, पल में तोला, पल में माशा, इनका कुछ भी तो पता नहीं। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात का बुरा कहते हैं, कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से। अपने आप से बात कर रही है बेला। तो पल में तोला, पल में माशा, रूप बदलना, तो ये कैसे लोग हैं? कल जो है मेरे विरुद्ध
सभी बातें कर रहे थे, आज जो है ये लोग जो है दूसरे तरह का व्यवहार कर रहे हैं मेरे प्रति। इस प्रकार से बेला सोच ही रही थी कि छोटी भाभी बेला की सास जो है आती है। तुम ठीक ही कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती है। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा न माने। पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया है तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए मुझसे रूठ चुका है, तो सुरेश के रूम में से जो है डाल देते हैं। इस प्रकार से जो है सुरेश कौन है यहाँ बताया नहीं है, लेकिन छोटी भाभी ने सुरेश का नाम इधर लिया है। बेला, आप बैठिए माँ जी, तो वहाँ अपने सास को कहती है कि माँ जी आप बैठिए ना। हाँ, इस प्रकार से कहती है तो छोटी भाभी जो है माँ कहती है बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठे देखकर चली आई। अनाज पड़ा है उसे कूटना है, मिर्ची पड़ी है उन्हें कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है उसका घी बनाना है, 20 दूसरे काम है और दिन ढल रहा है। इधर आप देख सकते हो जैसे मैंने अभी अभी पढ़ा तो उसमें जो है छोटी भाभी अपने बहू से कह रही है कि मुझे काम है, वह बहू से काम करने के लिए नहीं कह रही है। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात का बुरा न माना हो। वास्तव में बेटी रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो दी। नौकरानी समझदार है और विश्वसनीय और आज्ञाकारी, किंतु जो काम उसने कभी नहीं किया हो वहाँ उससे किस प्रकार हो सकता है। बेला, आप बैठिए, तो अपने सास को कह रही है कि बैठिए आप सासू माँ, आप बैठिए। छोटी भाभी को वो सासू माँ कह के बुलाती है, माँ जी आप बैठिए माँ जी। इस प्रकार से जो है माँ कहकर जो है अपने सास को संबोधित कर रही है। लेकिन यहाँ जो है सास जो है छोटी भाभी इस प्रकार से कहती है बैठो बैठो बेटी, कष्ट न करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट न करूंगी। देखो इधर दादाजी ने कहा था ना कि बेला का समय नष्ट न होने देना है। इधर जो है छोटी भाभी ने अपने बहू से कह दिया ये बात, मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। तो जो है वहाँ नहीं बताती है कि दादाजी ने इस प्रकार से कहा है, वह कहती है कि मैं तुम्हारा समय नष्ट न करूंगी। इस प्रकार से वह कहती है। भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम यो करना कि जो ही नया फर्नीचर आ जाए अपने सामने लगवा कर रजवा को एक बार झाड़ना बहारना सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी। न हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। बेला, नहीं नहीं आप, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया। यो तुम चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा, तुम इस बात की तनिक भी चिंता न करो। आप बैठिए तो सही। नहीं नहीं, तुम अपना पढ़ो, मैं बेकार तुम्हारा समय नष्ट न करूंगी। इन लोगों की तो कुछ भी समझ में नहीं आता, ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। इस प्रकार से जो है बेला अपने माँ यानी कि छोटी भाभी जो है सास है, बेला माँ कह के बुलाती थी। तो वहाँ क्या सोच रही है कि ये कैसे ऐसे बदल सकती है। यहाँ जो है तीसरे दृश्य का प्रथम भाग है। बेला छोटी भाभी से बात कर रही है, तो वह हो गया। अभी जो है तीसरे दृश्य के दूसरे भाग में जो है बेला मंजली भाभी और बड़ी बहू से बात करती है। मंजली भाभी जो है दादाजी की
दूसरा बेटा जो है कर्मचंद है, कर्मचंद की पत्नी है। और जो है बड़ी बहू जो है बेला से भी बड़ी है, वो 3rd जनरेशन की बड़ी बहू है, वो वहाँ आती है। पहले मंजली भाभी, क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं? बुढ़िया है तो सयानी। बड़ी बहू, आपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं, पर अब। बेला, आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया, जो नए फैशन के बड़ों घरों में काम कर चुकी है। वास्तव में बहू दादाजी पुराने नौकरों के हक में है, दयानतदार होते हैं और विश्वसनीय। अंडरलाइन कर लो इस वाक्य को, दादाजी पुराने नौकरों के हक में है, अर्थात दादाजी पुराने नौकरों पर ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, ईमानदार होते हैं वे। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही काम करती थी, अब रजवा की बहू भी यही काम करती है। बड़ी बहू, मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी वहाँ जल्दी सीख जाएगी। या बड़ी बहू कहती है कि बहन तुम एक काम करो, तुम जो है रजवा की बहू है ना, उसको अपने कमरे में काम के लिए रख लो। बेला, नहीं, ये नए नौकर की आवश्यकता नहीं, रजवा काम सीख जाएगी। पर आप खड़ी क्यों हैं? हम तुम्हारा हर्ज नहीं करेंगी। हम आपसे छोटी है, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। आप मुझे कांटों में घसीटती है। कांटों में घसीटना जो है परेशानी में घसीटना। बेला कह रही है कि आप मुझे कांटों में घसीटती है, आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती है? बैठिए बैठिए मंजली भाभी, आप बैठिए, मैं चलती हूँ। तो इस प्रकार से जो है दोनों जो बात करने के लिए आए थे, किस विषय में बात करने के लिए आए थे? मंजली भाभी और बड़ी बहू जो है रजवा से संबंधित जो समस्या हुई थी, इंदु से जो वाद विवाद हुआ था बेला का, उस समस्या का समाधान देने के लिए ये दोनों आती है, जो है बात करती है और जो है वहाँ उसका समय व्यर्थ न हो इसलिए वहाँ से चले जाते हैं। अब तीसरे दृश्य का तीसरा भाग, यहाँ पर एक छोटी सी घटना है, उसको मैं पहले कहूँगी, उसके बाद जो है इसके बारे में बताऊँगी। एक छोटी सी घटना जो है, दादाजी के पड़ोस में बंसीलाल रहता था। यह जो है मालवी का देवर है। बंसीलाल ने रसोई पर छत बना दिया था। जाने किसी ने जो है मालवी को बता दिया है और मालवी जो है मारो मार करती हुई आई। यहाँ जो है बंसीलाल कारीगरों से निपट ही रहा है कि जो छत बनाया था मालवी ने उसे फावड़े से खोद डाल दिया। तो यह जो घटना जो है हमारी मंजली बहू देख लेती है। हाँ, पड़ोस की घटना को हमारी मंजली बहू देख लेती है और जो है उसकी आदत है वह जो कुछ भी उसको पता है वह घर के सारे लोगों को बता देगी, है ना। फर्नीचर्स की बात भी इसी ने सारे लोगों को बताया था, है ना। तो उसी प्रकार से यह घटना जो है उसने देख लिया है, वहाँ हंसी को रोक नहीं पा रही है और सारे लोगों को जो बताती है वह है इधर। वह सारे लोग कौन हैं? मंजली बहू इस घटना को बता रही है इंदु को, पारो को, मंजली भाभी को, बड़ी बहू को। बाद में बड़ी भाभी भी आती है। इस दृश्य में कौन नहीं है कि छोटी भाभी नहीं है। और बेला बाद में आती है। तो इन लोगों की बातें और हंसी को सुनने के बाद जो है बेला जो है वहाँ आती है। तो बेला के प्रति इनका व्यवहार कैसा था, यह है तीसरे दृश्य के
तीसरे भाग में। बाहर से मंझली बहू के कह कह के आवाज आती है। दूसरे क्षण वह इंदु और पारो के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। यहाँ एक पारो स्त्री पात्र है, तो इसका नाम जो है दिया है पारो का, लेकिन कौन है ये यहाँ बताया नहीं है। तो इंदु, सच? मंझली बहू, और क्यों, मैं झूठ कह रही हूँ, मैंने अपनी इन 2 आंखों से देखा। मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल मुंह देखते रह गए। तो जो है इसको अंडरलाइन कर लो, 1 मार्क्स के लिए यहाँ आता है प्रश्न। तो किसने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली? मालवी ने। बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना, क्या किया मालवी ने? सच? बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मालवी ने। मंझली भाभी भी कहती है, मैं कहती हूँ मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटर मुटर। तो दोनों की जो बीच में जो झगड़ा होता है, मालवी ने इस प्रकार का जो व्यवहार किया अपने देवर के साथ, और देवर ने भी जो है बताया नहीं था कि रसोई के ऊपर छत जो है डालने वाले हैं। तो यहाँ जो है दोनों के बीच में जो अनबन घटती है और जो मालवी का व्यवहार जो है इन्हें हास्यपूर्ण लग रहा है। और अरे कौन सी छत कोड डाली, यह तो बताओ। मंझली बहू, रसोई की, और कौन सी? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि राज मजदूर छत डाल कर गए थे और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपटकर अभी दुकान को गया ही था कि आ गई उधर से मालवी मालो मार करती। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है। लेकर फावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुंचे जब अंतिम ईंट भी उखड़ चुकी थी। तब क्या, बस ताका किए मुटर मुटर। मंझली भाभी, पर बंसीलाल का लड़का? तो जो है मंझली भाभी को यहाँ प्रश्न पूछती है कि बंसीलाल का बेटा क्या कर रहा था? मालवी ने छत फोड़ डाली ना, तो बंसीलाल का बेटा क्या कर रहा था? तो उत्तर में गली के सिरे पर खड़ा खम ठोक रहा था। अंडरलाइन कर लो, 1 मार्क्स के लिए आता है। कौन खम ठोक रहा था या बंसीलाल का लड़का क्या कर रहा था? तो वह खम ठोकना मीन्स जो इसका अर्थ है ललकारना। तो हवा से ही बातें करते हुए ललकार रहा था वो, इस प्रकार से जो है मंझली बहू कहती है, सच? खम ठोक रहा था और हवा में ही ललकार रहा था कि मैं छत को खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडहर बना दूंगा, मैं यह कर दूंगा। और उधर मालवी कमर कसे खड़ी है। आए जो माइका लाल और रखे पांव घर के भीतर। इंदु, भाभी आ रही है। तो इधर जो है इतने लोग जो बात कर रहे हैं, जो हंसी मजाक हो रहा है, तो इंदु जो है बोलते, भाभी आ रही है। क्या कहा था दादाजी ने कि शोर नहीं मचाना है, जो है इससे जो है छोटी बहू बेला को पढ़ाई के लिए तकलीफ होगा, उसका समय नष्ट होगा, है ना। तो बेला आ गई है, अभी हंसी मजाक सुन के जो है बेला आ गई है। बेला, क्यों जीजी आप चुप हो गई? किस बात पर कह कहे लगाए जा रहे हैं? मंझली भाभी यूं ही हंस रही थी। आओ इधर कुर्सी पर बैठो। नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। आइए आइए, आप इधर बैठी हैं। इंदो पारो, आइए आइए, आप इधर बैठिए। तो सभी लोग जो है राज मर्यादा दे रही है, जो छोटी बहू है घर में, उसे सभी लोग आइए आइए आप इधर बैठिए, आइए आइए आप इधर बैठिए, इस प्रकार से जो है उसको ज़्यादा आदर सत्कार दे रही है। इंदु, बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों? बेला, मैं तो उधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती, आप हंसिए, ठहाके मारिए। मंझली बहू, मैं कहती थी ना इस और न जाओ, मेरी मुई आदत हुई हंसने की, अब एक ही जगह थी बैठने को।
हम हंसती है तो हंसती है दिल से, और छोटी बहू के पढ़ने लिखने में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में का खलल आता है तो वे, किंतु एक ही जगह थी पर्दों वाली, तुम भूल गई? हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। मंजली बहू तथा इंदु को दादाजी ने खास तौर पे सतर्क कर दिया था कि जो है उसके समय नष्ट नहीं करना है, इस कारण से जो है यह बातें दोनों याद करते हैं। मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। इंदु चली जाती है वहाँ से। ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना न बैठा करो, हम तो बहू गोदाम में जा ही रहे हैं, चलो गेहूं छटवा ले। छोटी बहन तो कब की गई हुई है, फिर तो अस्त हो जाएगा और महरिया चली जाएगी। मैं तो फंस गई मंजली की बातों में। चलो चलो, मैं कहती हूँ पारो चल मेरे कमरे में। वहाँ चल कर बैठे ये मंजली बहू को जो है और फिर से बात करना है। सभी जो है जाते हैं, लेकिन वहाँ पारो से कहती है कि हाँ हम हमारे कमरे में जाके बैठेंगे, इधर बात करने से जो है उसे छोटी बहू को तकलीफ होती है, हम जो है हमारे कमरे में जाएंगे। इस प्रकार से जब कहती है तो पारो कहती है मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, न मिली तो चिल्लाएगा। मंजली बहू, यह छोटी बहू तो उकाब से आकर सबको डरा गई। उकाब एक बड़ी जाति का गिद्ध जो है उकाब से आकर डरा गई। बड़ी भाभी सुनी तुमने मालवी की बात, खोद डाली उसने सारी की सारी छत। तो अभी जो है बड़ी भाभी बाद में आती है तो है मंजली बहू जो है उनसे कहने के लिए जा रही है, तो बड़ी भाभी को जो है पता नहीं है ये बात। फिर से जो है वही बात दोहराते हुए दोनों जाते हैं। मालवी ने छत खोद डाली? हाँ हाँ, अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आ गई मालवी मारो मार करती। पर चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। तो जो है ये दोनों मंजली बहू के कमरे में जाकर बात करने के लिए बैठ जाते हैं। तो बेला तीसरे दृश्य का चौथा भाग जो है, इन लोगों का व्यवहार जो है बेला के प्रति बदल गया है, बहुत ही आदर दिया जा रहा है। हाँ, तो उसका समय व्यर्थ न हो इस कारण से जो है बेला से अधिक बात भी न कर रहे हैं। अभी जो है बेला अपने पति परेश से क्या बात करती है, ये है तीसरे दृश्य के चौथा भाग। आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। तो परेश बोलता है आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। तो बेला परेश से इस प्रकार से कहती है, मैं जाती हूँ तो सभी खड़ी हो जाती है, बड़ी भाभी, मंजली भाभी और माँ जी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय बात नहीं करता। सब मुझसे ऐसे डरती है जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। अंडरलाइन कर लो, 1 मार्क्स के लिए यहाँ आता है, 1 अंक का प्रश्न है। तो कैसे डरती है, जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मार रही थी। मैं गई थी तो सब ऐसे सन्न हो गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी है। पर इसमें और कहीं कोई मुझे काम को हाथ नहीं लगाने देती। तनिक सा भी काम करने लगूं तो सब भागी आती है। सब मेरा इस प्रकार आदर करती है मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो। तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर, सत्कार, आराम, न जाने तुम और क्या चाहती हो। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, न जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि यह सब आदर सत्कार, सुख, आराम नहीं चाहती। तो
परेश को जब यह बात बताती है तो परेश कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि मेरा समय व्यर्थ हो रहा है, मुझे घर वाले आदर नहीं दे रहे हैं, मुझे घर के लोगों का सारा काम करना पड़ रहा है। आज वे लोग तुम्हारे काम कर रहे हैं, तुम्हें बहुत ही आदर दे रहे हैं, तुम्हारे समय व्यर्थ न हो, तुम पढ़ाई कर लो, इसलिए वे तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, अधिक समय भी व्यर्थ नहीं कर रहे हैं। जो तुम चाह रही थी आज वह हुआ है, और तुम क्या चाहती हो। इस प्रकार से जब परेश ही बेला को उल्टा पूछता है तब वह समझ जाती है कि वह मन ही मन तथा परेश से यूं ही कह देती है कि मैं यहाँ आदर नहीं चाहती हूँ, इतना आदर भी मुझे नहीं चाहिए। ये है बेला से परेश की बातें। अब तीसरे दृश्य के 5वां भाग वो है, उसमें बेला तथा इंदु की बातचीत है। फर्नीचर्स के विषय में बेला और इंदु को वाद विवाद हुआ था। इंदु कौन है? इंदु छोटी भाभी की बेटी है, परेश की बहन है। तो वहाँ आती है भाभी जी, तो वहाँ बोलती है भाभी जी। यहाँ जो है जी लगा के बातें जो है इंदु कभी नहीं करती थी, लेकिन कमरे में आते ही वह जो बोल रही है कि भाभी जी, इस प्रकार से जो बोलती है। तो बेला, भाभी जी आप तो रो रही है। बेला, नहीं मैं रो नहीं रही, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके न बुलाया करो। लो भला, यहाँ कैसे हो सकता है? आप मुझसे बड़ी है और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी है। पहले तो तू मुझे यूं जी जी करके नहीं बुलाती थी। मैं तो मूर्खा ठहरी भाभी जी। दादाजी ने कहा था। दादाजी ने क्या कहा था? उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना है। अंडरलाइन द सेंटेंस जो है इस वाक्य, यहाँ 1 अंक के लिए यह प्रश्न आता है। किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की। तो दादाजी ने इस प्रकार से कहा कि मेरा आदर करना है। मैंने तो ऐसे नहीं कहा है कभी भी दादाजी से। तो शायद छोटे भैया ने उनसे यह कहा था कि आपका मन यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले। तो इतने में ही इंदु रोक लेती है। यह जो है तब बेला को समझ में आता है कि परेश ने दादाजी से कहा है कि वे दोनों जो है, परेश तथा बेला जो है, बाग वाले मकान में अलग गृहस्थी बसाना चाह रहे हैं। इस कारण से दादाजी ने घर के सारे लोगों को बताया है कि ये वट समान महान वृक्ष से जो है एक डाली जो है टूट कर अलग न हो जाए। इस कारण से दादाजी ने सारे लोगों को समझाया है कि बेला का आदर करना है, उसका समय व्यर्थ न होने देना है। सब जो है चाहे तो बेला का काम भी कर सकते हैं, उसका काम उसे काम करने के लिए नहीं देना है। यह सारी बात जो है इंदु जो है बेला को बता देती है। तो यह बात है, दादाजी और सब कुछ सह सकते हैं, किसी का अलग होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं। वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो जाए, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें, काम करें और आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दें। पर मैं तो आदर नहीं चाहती, और तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। यह कैसे हो सकता है भाभी जी? आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना।
आप कैसी बात करती है, लाइए कपड़े लाइए। मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही थी, साथ ही आपके भी पटक लाऊं? भाभी जी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। तो बेला कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। दादाजी नाराज होंगे, मैं दादाजी से कह दूंगी। भाभी जी, मुझे केवल भाभी कहा करो मेरी प्यारी इंदु। तो जो है, कृपया मुझे भाभी जी कहकर न बुलाओ इंदु, मुझे सिर्फ भाभी बुलाओ और मैं तुम्हारे साथ कपड़े धोने के लिए आऊँगी। और अगर दादाजी ने पूछा तो मैं दादाजी से ही बात यहाँ कह दूंगी। इस प्रकार से जो है, तो इंदु से बात करने के बाद बेला को पता चला कि घर में क्या क्यों सब लोग जो है उसका आदर कर रहे हैं। ये है 5वां भाग। अब अंतिम भाग, तीसरे दृश्य का अंतिम भाग जो है 6th भाग, बेला दादाजी से किस प्रकार से बात करती है, यहाँ है। दादा, हाँ बेटा, मेले में चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौना ले देंगे। जो है दादाजी जो है इन छोटे बच्चों से जो है, भाशी, मल्लू, जगदीश जो है इनसे बात कर रहे हैं। तो इंदु, मैं तो छोटी बहू। दादाजी छोटी बहू को इंदु के साथ देख लेते हैं और छोटी बहू, इस प्रकार से जो है इंदु कहती है, मैं तो बहुतरा कहा पर भाभी नहीं मानी। छोटी बहू, इधर आ बेटी। तो बेटा, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं है, पढ़ लिख कर। देखो, दादाजी कहते हैं बेला से, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं है बेटी, तुमको तो और ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तुम्हें तो पढ़ लिख कर। दादा, इंदु, तुझे कितनी बार कहा है कि आदर से। तो इंदु को डांटने के लिए जाते हैं, तब बेला दादाजी से जो बात कहती है वहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। तो वो है, भावावेश के कारण रूंधे हुए कंठ से, दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी डाल सूख कर मुरझा जाए? सिसक उठती है, हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है। तो जो बेला जो है दादाजी से पूछती है, आपने परेश से कहा था ना कि यहाँ वट समान वृक्ष से एक डाली, यानी कि परेश तथा बेला अलग होकर एक दूसरी गृहस्थी बनाए, तो एक डाल टूट जाए, ये आप नहीं चाहते हो ना। लेकिन मैं घर में ही रहूं और मैं सूखी डाली बन जाऊं क्या? इस प्रकार से लगी लगी डाल वह ही सूख कर मुरझा जाए, अर्थात मैं इस घर में ही रहूं और जो है मैं सूखी डाली बन के ही रहूं क्या? इस प्रकार से वह दादाजी से जो पूछती है और जब बहुत ही रोती है, तब जो है यहाँ पता चलता है कि दादाजी, मूलराज इनका नाम है, के परिपक्व बुद्धि से एक असहयोगिनी बेला घर के गृह कार्य में कितने जल्दी सहयोगी बनती है। इधर कोई घृणा नहीं है। तो दादाजी ने घृणा को घृणा से नहीं मिटाया, घृणा को प्यार से मिटा दिया। जो बेला को अभी पता चला कि उसने उस घर को अपना न माना था, परिवार को, परिवार के लोगों को बेला अपना मानती है, गृह कार्य को अपना समझती है। ये है सूखी डाली। यहाँ पर बेला उसी घर में रहकर सूखी डाली बनना न चाहती थी। तो ये है कहानी का सारांश। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ. ದಾದಾಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪರಿವಾರದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಬೇಲಾಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ದಿನ ಮಂಜಲಿ ಬಹು ನೆರೆಯವರಾದ ಬನ್ಸಿಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಲವಿಯ ನಡುವಿನ ಜಗಳವನ್ನು ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಗಹಗಹನೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೇಲಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆದರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಲಾಳ ಓದಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದೆಂದು, ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯವರ ಬದಲಾದ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬೇಲಾಳಿಗೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಪತಿ ಪರೇಶನ ಬಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪರೇಶ್ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನಿನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅವರು ನಿನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿನ್ನ ಬಯಕೆಯಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬೇಲಾಳಿಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತಾನು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಮನೆಯವರನ್ನು ತನ್ನವರಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ದಾದಾಜಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮನೆಯವರ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಬೇಲಾಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಇಂದುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ದಾದಾಜಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂದುವನ್ನು ಕೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇಲಾ ದಾದಾಜಿಯವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ನೀವು ಈ ವಟವೃಕ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಟೊಂಗೆಯು ಮುರಿದು ಬೇರೆಯಾಗುವುದು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಟೊಂಗೆಯು ಒಣಗಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುವಿರೋ? ಈ ರೀತಿ ದಾದಾಜಿಯವರ ಪರಿಪಕ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬೇಲಾಳು ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತಳಾಗಿ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಸಾರಾಂಶ, ತೃತೀಯ ದೃಶ್ಯದ ಸಾರಾಂಶ. Summary in English. As instructed by Dadaji, all the members of the family starts giving respect to Bela. One day, Manjali Bahu was describing the quarrel of their neighbor Bansilal and Malvi, and the members gathered there. They were laughing on hearing that. Hearing this, Bela also arrives there. On her arrival, all the members of the family gives respect to her and disperse from the place, so that her reading should not be interrupted and not to waste her time. Bela becomes upset over the family members' changed attitude towards her. When Bela tells this to her husband Paresh, he says, "So, you are blaming that my family members were not giving you respect, wasting your time. Now, when they are giving you respect, doing your work and not wasting your time, and everything is happening as desired by you, and ask what else you need?" Now, Bela realizes her mistake of not taking her house and family members as her own. Bela comes to know through Indu that the changed attitudes towards her by the family members is because of Dadaji's instruction. Bela starts going voluntarily with Indu to wash the clothes. On seeing this by Dadaji and before asking Indu, Bela said to Dadaji, "You don't desire to break any branches of this banyan tree, but would you wish to that branch should dry on the tree itself?" Because of Dadaji's insightful thought, Bela voluntarily gets accustomed to all the household works of the family. अब एक अंक के प्रश्नों का उत्तर. क्वेश्चन नंबर 20. दादाजी किसके हक में हैं? दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं. किसने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली? मालवी ने. बेला के अनुसार परिवार की सदस्य उससे किस प्रकार डरती है? उत्तर: मुर्गी के बच्चे बाज से जिस प्रकार से डरते हैं उसी प्रकार. दादाजी ने सबको क्या समझाया है?
बेला का आदर करने के लिए समझाया है। सूखी डाली के एकांकीकार कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क जी। उपेंद्रनाथ अश्क जी। 5 अंक के प्रश्न, 5 अंक के प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए जो है पहले भूमिका लिखना है, उसके बाद विषय विस्तार, उसके बाद निष्कर्ष। भूमिका अर्थात पीठिके इंट्रोडक्शन, विषय विस्तार ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ को ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನಿಷ್ಕರ್ಷ, उपसंहार, कंक्लूजन. 5 अंक के प्रश्न. 6th वन, बेला की मानसिक दशा का वर्णन कीजिए. उत्तर इस प्रकार से है. प्रस्तुत प्रश्न उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखित सूखी डाली एकांकी से लिया गया है. बेला विभक्त कुटुंब में पली हुई थी. मूलराज के संयुक्त परिवार में परेश से विवाह करके छोटी बहू बनकर पदार्पण करती है. मूलराज के संयुक्त परिवार में बेला के आगमन से एक लहर सी उठी है. बेला को हर बात पर अपनी मायके की प्रशंसा करना आदत सी हो गई थी. यह है भूमिका. विषय विस्तार. बेला परेश से कहती है कि उसे कोई आदर नहीं करता है, सब उसका अपमान करते हैं. वह ऐसा महसूस करती है कि वह परायों में आ गई है, अपना एक भी उसे दिखाई नहीं देता. इसलिए परेश दादाजी से बाग वाले मकान में थोड़े दिन रहने की इजाज़त मांगने के लिए आता है. परेश की बात सुनकर दादाजी कहते हैं, मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है, शाखाओं, पत्तों, फल फूलों से भरा पूरा, और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की डालियाँ टूटने लगती है और वह केवल टूट रह जाता है और मैं सिहर उठता हूँ. मैं अपने जीते जी यह सब होने न दूंगा. तुम चिंता न करो, मैं समझा दूंगा सबको. घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा. दादाजी घर के सारे लोगों को समझाते हैं कि घर में हर एक को बेला का आदर करना है, उसका समय व्यर्थ न करना है, उसे कोई काम करने के लिए नहीं देना है. दादाजी का आज्ञा का उल्लंघन किसी ने न किया. घर के सारे सदस्यों ने बेला के प्रति एक दूसरे ही तरह का व्यवहार आरंभ कर दिया. बेला परिवार वालों के बर्ताव से खिन्न हो जाती है. वह परेश से कहती है कि आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ. मैं जाती हूँ तो सभी खड़ी हो जाती है, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, माँ जी तक. मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता. सब मुझसे ऐसे डरती है जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से. परेश कहते हैं कि मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो. तुम्हें शिकायत थी कि कोई तुम्हारा आदर नहीं करता है, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं. तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबती है. तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं. आदर, सत्कार, आराम न जाने और तुम क्या चाहती हो. निष्कर्ष, उपसंहार. परेश की बात सुनने के बाद बेला को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कभी भी परिवार तथा परिवार वालों को अपना न माना. सारा वक्त मायके तथा ससुराल की तुलना में ही बिता दिया. वह निश्चय करती है कि परिवार के साथ वह मिलजुल कर रहेगी. यह है बेला की मानसिक दशा का वर्णन. विद्यार्थियों की जानकारी के लिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न 10. घर के लोगों के व्यवहार में बदलाव देखकर बेला की प्रतिक्रिया क्या थी? अभी जो मैंने 6th आंसर को पढ़ा आपके सामने, उसी में जो है वह आंसर है. आप जो है नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, वही आंसर जो है आप लिख सकते हो. अगर अगला देखो कि क्वेश्चन नंबर 12, बेला अपने मायके क्यों जाना चाहती थी? तो आप अगर किताब में देखते हो बेला क्यों जाना चाहती थी, तो यहाँ
6 वाक्य उधर है, लेकिन यह 5 अंक का प्रश्न का उत्तर आपको अगर लिखना है तो पहले जो घटना छोटी सी जो घटी थी वह लिख के ही जो बेला को अपने मायके वहाँ क्यों जाना चाहती है उसे लिखना आवश्यक है, क्योंकि 5 अंक के लिए एक पृष्ठ जो है नए पेज में एक पृष्ठ लिखेंगे तो वह जो है वेटेज रहता है आंसर को। ठीक है, तो उसी तरह से जो है मैंने प्रत्येक आंसर के जो प्रत्येक उत्तर जो है प्रश्नों के उत्तर जो है मैंने दे दिया है। नोट्स डाउनलोड कर लीजिए या मेरे कहते कहते मेरे लेफ्ट साइड में आप जो है स्क्रीनशॉट भी लेकर जो है नोट्स को लिख सकते हो। बेला की चारित्रिक विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ये चारों प्रश्न जो है 6th, 10th, 12th एंड 16th प्रश्नों का जो उत्तर जो है वहाँ एक ही तरफ से एक ही तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन जहाँ जहाँ वह वाक्य जो वाक्य इम्पॉर्टेंट है, महत्व है, उस वाक्य को जो है उस प्रश्न के उत्तर के आधार पर मैंने बोल्ड कर दिया है, यानी कि उसको नोट्स में आप देखने से आपको पता चलेगा कि जो बोल्ड लेटर में है उस प्रश्न के उत्तर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मायना रखता है। अभी प्रश्न नंबर 7वां 7th वन, दादाजी ने परेश को किस प्रकार मनाया। भूमिका, दादाजी को उनके मंझले बेटे करमचंद से यह पता चलता है कि छोटी बहू बेला परिवार में सम्मिलित होकर कतई नहीं रह सकती, उसे गर्व की मात्रा ज़्यादा है। विषय विस्तारम। परेश दादाजी से कहता है कि बेला घर के सब लोगों से दुखी है। वह कहती है कि सब मेरा अपमान करती है, सब मेरा हंसी उड़ाती है, मेरा समय नष्ट करती है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि जैसे परायों में आ गई हूँ, अपना एक भी मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए परेश दादाजी से बाग वाले मकान में थोड़े दिन रहने के लिए अनुमति पूछता है। दादाजी परेश से कहते हैं कि यूँ तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए, वह पढ़ा भी बेकार है। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का पेड़ घूम जाता है, शाखाओं, पत्तों, फल फूलों से भरा पूरा। फिर मेरी आँखों के सामने इस वृक्ष की डालियाँ टूटने लगती है तो और वह केवल टूट रह जाता है और मैं सिहर उठता हूँ। मैं अपने जीते जी यह सब होने न दूंगा। तुम चिंता न करो, मैं सबको समझा दूंगा कि घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा, कोई उसका समय नष्ट न करेगा। ईश्वर की कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, तो मैं अपनी मूर्खता से उसे परेशान न करेंगे। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव न करेगी। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। निष्कर्ष, इस प्रकार दादाजी ने परेश को घर से अलग होने से रोककर संयुक्त परिवार में वार के महत्व को बताया। ये है 7th आंसर। अभी 8th वन, दादाजी ने किस अभिप्राय से सभी को बुलाया और क्या कहा। और उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 भी देख सकते हो। दादाजी की क्या आकांक्षा थी, तो दादाजी की क्या आकांक्षा थी जो क्वेश्चन नंबर 9 है वह सिर्फ 2 वाक्य में ही पूर्ण हो जाता है, लेकिन 5 अंक के लिए वह काफ़ी नहीं होगा। इसीलिए जो है 8th एंड 9th आंसर को जोड़ के ही आपको लिखना पड़ेगा। तो आप नोट्स में देख सकते हो, जो प्रश्न में उत्तर बहुत महत्व है, इम्पॉर्टेंट है, उसको मैंने बोल्ड कर दिया है, तो फॉन्ट जो है बोल्ड किया है। तो नोट्स में अगर आप देखोगे तो वहाँ बहुत ज़रूरी है, उसे कृपया जो है उसको लिखना ही है, वह इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
परेश अपनी पत्नी बेला के साथ बाग वाले मकान में रहने की अनुमति पूछने के लिए दादाजी के पास आते हैं। दादाजी बरगद के समान महान पेड़ से डाली टूटकर अलग होने की कल्पना से सिहर उठते हैं। वे परेश को समझाते हैं कि बेला परायों से घिरी अनुभव न करेगी, उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। विषय विस्तार। दादाजी छोटी बहू बेला को छोड़कर अन्य सारे सदस्यों को एकत्रित करके और इस प्रकार कहते हैं कि मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यह नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है। छोटी बहू उम्र में न सही अक्ल में हम सब से निश्चय ही बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, योग्यता से लाभ उठाए। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। उसे सब उसका कहना माने, उससे परामर्श ले। मैं प्रसन्न होऊंगा यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक समय अवसर दो तो बड़ा तो बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है। उसे अनुभव ही नहीं हो कि वह किसी दूसरे घर से आई है। यह कुटुंब एक महान वृक्ष है और डालियां छोटी हो या बड़ी सब उसकी छाया को बढ़ाती है। मैं नहीं चाहता कोई डाली उससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो, बस यही बात है। मैं कहना चाहता हूँ, यदि मैंने सुन लिया कि किसी ने छोटी बहू का निरादर किया, उसकी हंसी उड़ाई या फिर उसका समय नष्ट किया तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। तो निष्कर्ष दादाजी ने इस अभिप्राय से सभी को बुलाया था। तो 9th प्रश्न, दादाजी की क्या आकांक्षा थी? तो 8वां लिख के ही उसमें जो है अत्यंत महत्व है। दादाजी की आकांक्षा थी कि सब डालियां साथ साथ बढ़े, फले फूले, जीवन की सुखद शीतल वायु से के परख से झूमे और सरसाए। पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही उन्हें सिरहा देती है। इसको लिखना ही है, नोट्स डाउनलोड कर लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और जो मैंने बोल्ड किया है उसे न छोड़ना है। तो नेक्स्ट 11th वन, मालवी ने सारी की सारी छत क्यों और कैसे खोद डाली? तो 10th आंसर जो है 6th आंसर की तरह ही है, नोट्स में आप देख सकते हो। और 11th वन, मालवी ने सारी की सारी छत क्यों और कैसे खोद डाली? भूमिका, मालवी तथा उसके देवर बंसीलाल के बीच हुए झगड़े के बारे में मंझली बहू घर के सारे लोगों को बताती है। विषय विस्तार, मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि राज मजदूर छत डालकर गए थे और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निबटकर अभी दुकान गया था कि आ गई उधर से मालवी मालो मार करती। जाने किसने उसे बताया था कि तुम्हारे देवर ने अपने रसोई पर छत डाल ली है। लेकर फावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल जब तक पहुंचे जब अंतिम ईंट भी उखड़ चुकी थी, तब क्या बस ताका किए मुटर मुटर। निष्कर्ष, इन बातों को विनोद प्रिय मंजली बहू ने घर के सारे लोगों को बताया। तो प्रश्न 13th वन, इंदु के मुंह से दादाजी की बात सुनकर बेला ने क्या कहा? और उसी प्रकार से 14th वन, बेला ने भावावेश में रूंधे हुए कंठ से दादाजी से क्या कहा? तो आप इधर देख सकते हो 14th क्वेश्चन का आंसर जो है सिर्फ 2 ही लाइन है, इसीलिए 13 एंड 14 जो है दोनों लिखना है। तो मिला के लिखना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से तो नोट्स में मैंने सेपरेट दे दिया है, देख सकते हो आप। विभक्त भूमिका, विभक्त परिवार में पली बेला को दादाजी के संयुक्त परिवार में मिलजुल कर रहने
में कष्ट महसूस हुआ। अलग गृहस्थी बसाने की बात जब अपने पति परेश से करती है, परेश दादाजी से बेला की समस्याओं को बताता है। विषय विस्तार। दादाजी बेला को छोड़कर घर के सारे सदस्यों को एकत्रित करके बेला को कोई काम न देना, उसके पढ़ाई के लिए वक्त देना। बेला को घर के सदस्यों का व्यवहार अजीब लगता है। वह परेश के सम्मुख अपना दुख प्रकट करती है। परेश पत्नी को समझाता है कि जो कुछ भी तुम चाह रही थी वह तुम्हें मिल गया है, तो किस बात का दुख तुम कर रही हो। बेला को अपनी गलती का एहसास होता है। इंदु जब उसे भाभी जी कहकर संबोधित करती है तो वह बेला से पूछती है कि तुम मुझे कभी भी भाभी जी नहीं कहती थी, अचानक तुमने यहाँ जी कहना क्यों शुरू कर दिया। इंदु दादाजी द्वारा बताया गया सारी बातों को अपने भाभी से कहती है। बेला कहती है कि किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा, मैंने तो उनसे इस बात की शिकायत नहीं की। इंदु कहती है कि दादाजी को परेश ने इन बातों को कहा है और सबको समझाया है कि किसी का घर से अलग होना नहीं सह सकते। बेला कहती है कि मैं तो आदर नहीं चाहती हूँ, तो तुम सब के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। बेला इंदु के साथ कपड़े धोने के लिए जाती है। दादाजी इंदु को पूछने ही वाले थे कि भावावेश में रूंदे खंड से, यह जो है 14 प्रश्न का उत्तर है जो अभी मैं कह रही हूँ, इसी में मैंने उसको उत्तर को जो है जोड़ दिया है। तो क्योंकि जो 14 का उत्तर जो है सिर्फ 2 वाक्य में है, 5 अंक के लिए 2 वाक्य बिल्कुल काफ़ी नहीं है, इसलिए। और नोट्स में मैंने सेपरेट 13th एंड 14th क्वेश्चन का आंसर सेपरेट दिया है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी डाल वह सूखकर मुरझा जाए। इस प्रकार से जो है वह कहती है। 15th वन, दादाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो जैसे मैंने भूमिका दिया था वो थोड़ी अलग भूमिका है। यहाँ हर बार जो है दादाजी का प्रश्न जो है एक प्रति वर्ष जो है एक प्रश्न आता ही है, तो ठीक से सुनो। भूमिका। प्रस्तुत प्रश्न उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखित सूखी डाली एकांकी से लिया गया है। एकांकी में दादाजी प्रमुख पात्र में हैं। मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट में बनाए, उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान वट की भांति अटल कड़े है। वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट की ही भांति महान दिखाई देती है। आयु 72 सर्दियों देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका है। उनकी सफ़ेद दाढ़ी वट की ही लंबी दाढ़ियों की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए हो। विषय विस्तार। दादाजी के पहले बेटे की महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आ गए थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बदले में सरकार ने दादा को एक मुरब्बा जमीन दी थी, किंतु दादा सरकार की कृपा पर ही संतुष्ट नहीं रहे। अपने परिश्रम से एक के 10 मुरब्बे बनाए। उनको 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म, डायरी, चीनी के उस कारखानों के काम की देखभाल करते हैं। दादाजी का सबसे छोटा पोता तहसीलदार होकर उसमें लगा है। उसकी शादी लाहौर के एक प्रतिष्ठित संपन्न कुल की सुशिक्षित बेला से हुई। उनकी तीनों बहुएं सीधी सादी महिलाएं हैं। दादाजी का मानना था कि कुटुंब एक महान वृक्ष है और डालियां छोटी हो या बड़ी सब उसकी छाया को बढ़ाती है। वे नहीं चाहते थे कि कोई डाली उससे टूटकर पृथक हो जाए। परेश अपने पत्नी बेला के साथ बाग वाले मकान में रहने की अनुमति पूछने के लिए दादाजी के पास जाते हैं। दादाजी बरगद के समान महान पेड़ से डाली टूटकर अलग होने की कल्पना से सिहर उठते हैं।
वे परेश को समझाते हैं कि बेला परायों से घिरी अनुभव न करे, उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। बेला को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कभी परिवार वालों को अपना न माना। सारा वक्त उसने ससुराल तक की तुलना में ही बिता दिया। वह निश्चय करती है कि परिवार के साथ मिलजुल कर रहेगी। 16th आंसर जो है मैंने पहले ही आपको बता दिया है। 6th, 10th, 12th एंड 16th आंसर सेम है। अभी जो है 4 टिप्पणी है इसमें, जो परेश के बारे में है, इंदु के बारे में है, उसे छोड़ के जो है बड़ी बहू और मंजली भाभी के बारे में 4 टिप्पणी दिया है। परेश, दादाजी का सबसे छोटा पोता परेश तहसीलदार होकर इस कस्बे में लगा है, और इस दादाजी का छोटा पोता परेश तहसीलदार था। उसकी शादी लाहौर के एक प्रतिष्ठित संपन्न कुल की सुशिक्षित बेला से हुई थी। विभक्त परिवार में, विभक्त कुटुंब में पली हुई थी। एक दिन परेश स्नान कर कमरे में गए तो बेला ने सारा फर्नीचर और सामान बाहर रख दिया था। परेश ने कारण पूछा तो छोटी बहू ने कहा कि मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गड़े सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में न रहने दूंगी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग। बात काट कर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे लुच्चे जंगलों में घूमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें? तो यहाँ फर्नीचर्स की बात जो है लिखना है, नोट्स में आप डाउनलोड कर सकते हो। जो सामान पड़ा था वह भी उठाकर फेंक दिया। तो परेश कहता है कि इस फर्नीचर पर हमारे दादाजी बैठते थे, पिताजी बैठते थे, चाचा बैठते थे, उन लोगों को कभी शर्म नहीं आए? उन्होंने कभी फर्नीचर को गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं जाकर आपत्ति करूंगा तो दादा कहेंगे तहसीलदार होते ही लड़के का सिर घूम गया है। छोटी बहू ने कहा, गले सड़े फर्नीचर कमरे के पास पटकने तक न दूंगी। इस बेडौल फर्नीचर से तो नीचे चटाई पर बैठना लेटना अच्छा है। तो ये है परेश की बातें। और उसी प्रकार से परेश जब बेला से कहता है ना कि तुम जो चाहती थी वही हुआ है, और आज जो है तुम्हारे चाहने से ही सब कुछ हुआ है, और तुम क्या चाहती हो उसको भी जो है उसमें लिखना ही है, वो इम्पॉर्टेंट है बहुत। बेला परेश से कहती है कि उसे कोई आदर नहीं करता है, सब उसका अपमान करते हैं। वह ऐसा महसूस करती है कि परायों में आ गई है। इसलिए परेश दादाजी से बाग वाले मकान में थोड़े दिन रहने की इजाज़त मांगने के लिए आता है। तो दादाजी कहते हैं कि मैं सबको समझा दूंगा, घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा। बेला परिवारों के बर्ताव से खिन्न हो जाती है। वह परेश से कहती है कि आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ। मैं जाती हूँ तो सभी खड़ी हो जाती है। बड़ी भाभी, मंजली भाभी, माझी तक मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे ऐसा डरती है जैसे मुर्गी के बच्चे बात से। परेश कहते हैं कि मैं नहीं समझता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हें शिकायत थी कि कोई तुम्हारा आदर नहीं करता है, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है और सब तुमसे दबती है। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर, सत्कार, आराम न जाने तुम क्या चाहती हो। परेश की बात सुनने के बाद बेला को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कभी भी परिवारों को अपना न माना, सारा वक्त मायके तथा ससुराल की तुलना में ही बिता दिया। तो इंदु के बारे में, तो दादाजी के परिवार में सबकी प्यारी दादाजी की न्यारी पोती इंदु, घर में इंदु का ही राज चलता था। नौकरानी रजवा को काम से हटा देने के पश्चात इंदु अपने भाभी बेला से कहा कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी हमारे घर में काम कर रही है। घर भर में सफाई भी यही करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारे कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता।
और फिर बेला को समझाया कि नौकरों से काम लेने का भी तमीज़ होना चाहिए। तो इस बात पर दोनों के बीच में जो झगड़ा होता है, इसको मैंने जो है नोट्स में ठीक से दिया है। और बाद में जो वाद विवाद होता है, बेला कहती है कि बेला को इंदु कहती है कि तुम ही एक नमूना हो, दूसरा एक नमूना भी लेके आती। इस प्रकार से जो वाद विवाद होता है उसे ठीक तरह से जो है मैंने नोट्स में दिया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो उसी प्रकार से बेला जब दादाजी घर वालों को समझाते हैं कि बेला का आदर करना है, यह बात भी जो है छोटी बहू बेला को इंदु ने जब कहा तभी पता चलता है। उसको इस प्रकार से लिखना है, जब छोटी बहू को इंदु भाभी जी कहकर संबोधित करती है तो वह बेला पूछती है कि तुम तो मुझे कभी भी भाभी जी न कहती थी, अचानक तुमने ऐसा क्यों शुरू कर दिया। इंदु दादाजी द्वारा बताई गई सारी बात भाभी को कहती है, बेला को कहती है, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा, मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की। इंदु कहती है कि दादाजी को परेश ने इन बातों को कहा है और सब कुछ सह सकते हैं, किसी का घर से अलग होना सह नहीं सकते। बेला कहती है कि मैं तो आदर नहीं चाहती, मैं तुम सब से मिलकर काम करना चाहती हूँ। बेला इंदु के साथ कपड़े धोने के लिए जाती है तो दादाजी इंदु से पूछने ही वाले थे कि भावावेश में रूंधे हुए कंठ से वहाँ बेला क्या कहती है, दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी डाल सूख कर मुरझा जाए। उसी प्रकार से दो और टिप्पणी है, तो वहाँ है बड़ी बहू के बारे में छोटी सी टिप्पणी है। सभी से प्यार करती है बड़ी बहू, सभी उनका बहुत ही आदर करते हैं, सभी से वह सभी के कष्ट सुनती है, अपनी सलाह देती है, घर वालों के प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। बेला से कहती है कि नौकरानी रजवा की बहू को अपने पास काम के लिए रख लीजिए, वह काम जल्दी सीख जाएगी। यह सलाह बड़ी बहू बेला को देती है। ये है उसके बारे में लास्ट वन। मंजली भाभी सूखी डाली एकांकी में हसमुख स्वभाव की है। वह बेला को समझाती है कि दादाजी पुराने नौकरों के हक में है, वे दयानतदार और विश्वसनीय होते हैं। मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोद लाने के लिए कह दिया है जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी है। मंजली बहू जब बंसीलाल के घर में झगड़े की जिक्र कर रही थी तब मंजली हंसी से बेला की पढ़ाई में बाधा न हो समझकर बेला के कमरे से दूर चलकर बातें करती है। ये है टिप्पणी। नमस्कार।